नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनीपत के मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार गिरफ्तार। ईडी ने अंबाला सेशन कोर्ट में किया पेश, 14 दिन की मांगी रिमांड। हरियाणा में अब कचरे से पैदा की जाएगी बिजली। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुआ करार। सीएम बोले लगाएंगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में की शिरकत। आर्यनगर आईटीआई के लिए की अनुदान देने की घोषणा। गरीबों के शोषण पर भी बोले। चरखी दादरी के गांव मोड़ी के शहीद राजवीर सिंह स्कूल में अव्यवस्थाओं पर भड़के ग्रामीण, जमकर काटा बवाल। बच्चों को घर भेजकर स्कूल पर जड़ा ताला। और 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया। परिजनों ने बेटी के अच्छे प्रदर्शन की जताई उम्मीद। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सोनीपत से मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और ईडी की टीम ने उन्हें अंबाला के सेशन कोर्ट में पेश किया है, जहां पर कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। और इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अंबाला से हमारे पीटीसी संवाददाता कृष्ण बाली जुड़ रहे हैं। कृष्ण, क्या कुछ अपडेट है और क्या फैसला इस पूरे मामले में निकल कर आया, वो बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सोनीपत के ये विधायक सुरेंद्र पवार मनी लॉन्ड्रिंग का मामले के अंदर ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। जी। और ये कयास भी लगाई जा रही थी, क्योंकि इनको गुड़गांव में एक बार अरेस्ट करते तो वो कयास लगाई जाती कि शायद इनको वहीं कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन वहां पेश ना करके इनको अम्बाला सेशन कोर्ट में लाया गया, क्योंकि अम्बाला सेशन कोर्ट के पास भी मनी ईडी को लेकर स्पेशल पावर दी हुई है, जिसको लेकर इसमें पेश किया गया। जहाँ पर हालांकि जो ईडी के वकील है, जो इनके वकील हैं, वो लगातार डिमांड मांग रहे हैं कि 14 दिन का उनको रिमांड चाहिए, क्योंकि कुछ वसूली करने कुछ इनसे हमने जानकारी भी हासिल करनी है कि कौन कौन शामिल थे, किस तरह से ये इसमें बीच में शामिल हुए। लेकिन जो बचाव पक्ष के वकील थे, उन्होंने इसकी जबरदस्त विरोध भी इस कोर्ट में देखने को मिला। आपस के अंदर काफी जिरह के बाद अभी लंच टाइम के अंदर जो जज साहिबा ने था फैसला सुरक्षित रख लिया गया सेशन जज मैडम ने। उसके बाद जो अब बैठे हैं और लगातार इनके ऊपर सुनवाई इस समय जारी है कि किस तरह से है, क्योंकि ईडी ने 14 दिन का रिमांड मांगा, तो अब कितने दिन का रिमांड मिलेगा ये क्या पाना भी मुश्किल है। जल्द ही इसका फैसला कुछ ही देर के अंदर आने वाला है। जी अतुल। जी कृष्ण, मतलब थोड़ी देर बाद फैसला आ सकता है, लेकिन क्या ये मामला अभी ताजा मामला है या फिर पुराना मामला है, इसकी जानकारी मिल पाई है? तो अभी इस मामले में नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये पुराना मामला चला आ रहा था, जिसको लेकर इसमें इनको अरेस्ट किया गया और ये कई चीजें साबित हो गई है। अगर ईडी की माने तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 25 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है, उसको लेके ये शायद कुछ पूछताछ भी करनी है, इसलिए इनको 14 दिन का रिमांड चाहिए। कितने दिन का रिमांड मिलेगा ये अभी तय पाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर इनका फैसला अभी आ जाएगा। जी चलिए कृष्ण, आप बने रहिए इस खबर पर और जो भी अपडेट आता है वो हमारे दर्शकों को बताएगा। तो फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के इस पूरे मामले में सोनीपत से जो मौजूदा विधायक हैं सुरेंद्र पवार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ईडी की टीम ने उन्हें अंबाला के सेशन कोर्ट में पेश किया है, जहां पर कोर्ट से रिमांड मांगा गया है। और अब क्या कुछ फैसला निकल कर आता है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। और हमने एक एप्लीकेशन दी है अरेस्ट करने के बाद कि एक्यूज से जो मनी ट्रेल है उसके बारे में पूछताछ करनी है, इसलिए हमें 14 दिन का रिमांड चाहिए। सुरेंद्र पवार है, सिटिंग एमएलए है। इनके खिलाफ 8 एफआईआर हैं और एक एफआईआर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फाइल करवाई है। 9 एफआईआर है। तकरीबन 25 करोड़ का ट्रेल है, मनी ट्रेल जो हमने पता कर लिया। इसमें बहुत सारे हैं, अभी तो मैं उनके पूरे नाम नहीं बता सकता, और बहुत सारे हैं। तो हमने पहली अरेस्ट इनको की है, आज पेश किया। ये जनवरी में चल रहा है, जनवरी 2024। ये तो अब लंच के बाद कोर्ट ने डिसीजन लेना है क्या करना है। मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कोर्ट के बारे में बता। दूसरे पक्ष मुद्दे रहे हैं उनकी तरफ से, ये था कि अम्बाला कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है, गुड़गांव कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, क्योंकि एक केस को पहले गुड़गांव में पेश किया था। तो वो हमने उसको बता दिया कि एक्ट में नोटिफिकेशन के मुताबिक अम्बाला कोर्ट की ही जुरिसडिक्शन। आगे बढ़ते हैं अब
हरियाणा में कचरे से बिजली पैदा की जाएगी और इसको लेकर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एमओयू साइन हुआ है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये एमओयू विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम के बीच हुआ है। वहीं एमओयू के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से गुरुग्राम और फरीदाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे न सिर्फ इन शहरों से निकलने वाले कचरे का निपटान होगा, बल्कि इस कचरे से ऊर्जा की भी जरूरतें पूरी होंगी। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा कांग्रेस का हरियाणा मांगे अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा नारनौल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने यात्रा निकालते हुए स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस सांसद जयप्रकाश समेत अन्य कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अग्निवीर योजना समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता में भाजपा को लेकर भारी गुस्सा है और जनता चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है, भाजपा के खिलाफ बहुत नाराजगी है। तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का जो काम है सरकार की कार्यशैली का हिस्सा रहा 10 साल तक, तो सरकार से कहना चाहता हूं उसका लाभ हरियाणा में नहीं होने वाला। और ज्यादा हरियाणा जितना ये विपक्ष को निशाने पर लेंगे, हरियाणा के लोग उतने ज्यादा भाजपा को निशाने पर लेगी। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन चुकी है। ये मैं कहता हूं जो ईडी और सीबीआई जैसे हमारे 3 विधायकों पे जिस तरह कार्रवाई की गई एकदम से, जैसे हमारा हरियाणा मांगे अभियान कार्यक्रम और हमारा यात्रा शुरू हुई और ये उसके एक हफ्ते के अंदर 3 कांग्रेस के विधायकों पे ईडी की छापामारी और एक को आज सुबह जेल जो है बीडी ने हिरासत में ले लिया। तो ये संकेत है इस बात का कि बीजेपी सरकार घबरा गई है। हरियाणा की जो है आज हरियाणा में जो गहरा रोष सरकार के प्रति है। और जैसे मैंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, विपक्ष को ऐसे निशाने पर नहीं लिया जाना चाहिए। और हरियाणा ऐसा प्रदेश है जितना आप विपक्ष को निशाने पर लोगे, जितना हमें निशाने पर लोगे कांग्रेस पार्टी को, हरियाणा के लोग आपको उतना निशाने पर। इधर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर के महर्षि दयानंद स्टेडियम का जायजा लिया है और स्टेडियम में जल भराव की समस्या पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान गीता भुक्कल स्टेडियम में चारों तरफ पानी भरा होते ही भड़क उठी और उन्होंने स्टेडियम की बदहाली पर विभाग के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और लापरवाही के इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही जल्द समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को कहा। इस दौरान गीता भुक्कल ने वहां मौजूद खिलाड़ियों से भी मुलाकात की है। देखिए, आज स्टेडियम में आए और जो हालात यहाँ के इतने ज़्यादा ख़राब हैं, बड़ा ही दुख हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चे और सब लोग बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग जिम करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सैर करने आते हैं। डेंगू का घर बना हुआ है, पानी बुरी तरह से भरा हुआ है और जो जितना भी सामान है वो ज़्यादातर ख़राब है। और सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, जो हमारा बॉक्सिंग हॉल है, इसकी छत पूरी गिरने वाली है। किसी भी समय जो है बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों से बात की है, कुछ पेरेंट्स से बात की है, वो लोग अपने बच्चों को बहुत ही शौक के साथ लेकर आते हैं कि खेल नर्सरी में लेकर आएंगे तो बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। पूरी तरह से सुविधाओं का अभाव है। बड़ा दुख हुआ ये देख के कि सरकार ने स्टेडियम का नाम तो बदल दिया, भाग जा रहा स्टेडियम से नाम बदल दिया, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं दी। आने वाले मानसून सत्र में पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे इस स्टेडियम की मांग को भी उठाएंगे और जो यहाँ पर सुविधाओं की कमी है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में दक्ष प्रजापति जयंती में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कई भाजपा विधायक और अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में आर्य नगर ITI के लिए 21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि ये कलम आपके ही पास है, आपके हाथ है, लेकिन बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो गरीबों का शोषण करते थे, आज इस मंच पर कहता हूं कि अब से शोषण नहीं होने दूंगा और सरकार बिना खर्ची पर्ची के प्रदेश में युवाओं को नौकरियां दे रही है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मेरे लिए ये फख्र की बात भी है कि आज ब्रह्मा जी के पुत्र
गुरु दक्ष प्रजापति महाराज के अनुयायियों से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं गुरु दक्ष प्रजापति महाराज को सिर झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको बधाई भी देता हूं। आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। अगली खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी के गांव मोड़ी के शहीद राजवीर सिंह स्कूल के बाहर ग्रामीण एकजुट हुए हैं और ग्रामीणों ने इस दौरान जमकर बवाल काटा है। ग्रामीणों के मुताबिक इस स्कूल में समस्याओं का, अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है और समस्या का समाधान ना होने पर नाराज ग्रामीणों ने बच्चों को घर भेजकर स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने स्कूल के हालात सुधरने के बाद ही ताला खोलने की चेतावनी दी। वहीं ग्रामीणों के एकजुट होने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और उन्होंने इस दौरान ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण समस्या के जल्द समाधान पर अड़े हुए हैं। हमें ज़्यादा बताने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं रहेगी कि आपने सारे बाथरूम वगैरह भी देखे हैं, छतें भी देखी हैं, बराबर में जो पेड़ लगे हुए हैं वहाँ घास कितनी कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, नालियाँ बंद हैं, सफाई चरम सीमा पे है। बार बार अपील करने के बावजूद भी स्कूल में हम कम से कम 10 बार मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें मैं खुद शामिल था। बार बार कहने के बावजूद भी बड़े प्यार से और अच्छे स्वभाव से और अच्छे माहौल में हमारी बातचीत कई बार हुई है, लेकिन उस बातचीत को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। वो पता नहीं कारण क्या है कि मंशा क्या है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल देखो क्या है, इस स्कूल का जो मालिक है, स्कूल की व्यवस्था बनाने में, बच्चों का सिस्टम बनाने में तो पीटीआई होता है, और अगर पूरे स्कूल की मैनेजमेंट को देखा जाए तो वो होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की व्यवस्था, ये गांव आया हुआ है तो किसी को स्पेशल बताने की आवश्यकता नहीं है, ये गांव प्रिंसिपल से संतुष्ट नहीं है। इधर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग लगातार तेज हो चली है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार भाजपा से जवाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने कार्यकाल में हुए कामों का भी हिसाब जनता को देना चाहिए। मैं यदि आपसे सवाल कर सकता हूं, आपसे जवाब मांग सकता हूं, तो जवाब देने की जिम्मेवारी मेरी भी तो बनती होगी ना। क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार दूसरे की नहीं सुननी चाहिए? डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि कोई सवाल करे तो नायब सैनी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डट के जवाब दे रहे हैं, परंतु यदि हम सवाल कर रहे हैं तो भूपेंद्र हुड्डा भी जवाब दे, कांग्रेस भी जवाब दे। क्या गोहाना कांड दोबारा नहीं दोहराया जाएगा यदि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आती है तो? क्या मिर्चपुर कांड में दलितों के घरों को दिन दहाड़े जलाया, 2 लोगों को जिंदा जला दिया और उनकी सुरक्षा वो सरकार नहीं कर सकी और वो 7.5 साल बेघर होकर सड़कों पे तड़पते फिरे, लोचते फिरे, उनको रिहेबिलिटेट किया तो मनोहर जी की सरकार ने किया। ये गारंटी देंगे वो कि इस प्रकार का उत्पीड़न दोबारा नहीं होगा? क्या दोबारा से स्वीटी कांड नहीं दोहराया जाएगा? क्या सफाई कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति जानने का अधिकार उन लोगों को नहीं था? इन लोगों ने सरकार चलाई, राज चलाया, परंतु कभी सफाई कर्मचारी आयोग का गठन नहीं किया, वो हमने किया। एससी आयोग का इन लोगों ने गठन नहीं किया। जो 20%, 21% आबादी है, उनकी कोई इन्होंने स्थिति जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। अगली खबर रोहतक से है। रोहतक के सोनीपत रोड पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक यहां तेज रफ्तार ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झुग्गी में जा घुसी और 4 लोग हादसे की चपेट में आ गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार में 2 लड़के और 2 लड़कियां सवार थी, जिन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब जिक्र पेरिस ओलंपिक का होगा। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है और इस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 50% खिलाड़ी हरियाणा से हैं, जिसमें मुक्केबाजों की 6 सदस्यीय टीम में 6 मुक्केबाज हरियाणा के हैं। वहीं हरियाणा के भिवानी जिले से बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इधर जैस्मिन के ओलंपिक में जाने पर उनके परिजनों और कोच ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये उनकी बेटी का पहला ओलंपिक है, लेकिन जैस्मिन इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी ओलंपिक में देश का नाम जरूर ऊंचा करेगी। हमें बेटी पर बहुत खुशी है और उम्मीद लगा रहे हैं कि वो मेडल लेके आएगी देश के लिए और देश का नाम रोशन करेगी।
उनकी अच्छी देखभाल करें, उनको अच्छी डाइट दे रहे हैं और अच्छे उसको शिक्षा दे रहे हैं, भाई अच्छी मेहनत करो और अच्छी डाइट लो और अच्छा करो अपना। मुकाबले को लेकर बेचैनी तो क्या है भाई, ये है अच्छा करेगी ये उम्मीद है और देखो करेगी अच्छा। वो तैयारी तो बहुत बढ़िया है उसकी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया वो करवा रखी है उसकी और वो भी खूब मेहनती है। उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जरूर ले आएगी। किस प्रकार की समस्या जी? समस्या तो कोई नहीं है थी और ये भाई थे कोच, यही सब संभालते थे उसका। जैस्मिन से बहुत ही सबसे अगर प्रबल दावेदार मेडल का माना जा रहा है तो बॉक्सिंग में 6 प्लेयर्स जा रहे हैं ओलंपिक्स में हमें इंडिया से, जिसमें 4 लड़कियां और 2 लड़के हैं। 6 लड़कियों में अगर सबसे ज़्यादा पदक की उम्मीद की जा रही है तो जैस्मिन से की जा रही है। उसके बाद निखत जरीन है, वो भी अच्छी दावेदार है पदक की। निशान देव है, वो भी अच्छा पदक दावेदार है। अमित पंघाल भी कोई कम नहीं है और लवलीना ने पिछले ओलंपिक्स में मेडल भी दिया था इंडिया को, तो अब की बार भी वो अच्छी तैयारी में है। और प्रीति पवार है, प्रीति पवार भी बहुत ही अच्छी तैयारी में है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।